ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन। जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंदर जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण जो टॉपिक है उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं आज शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन किसी भी जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो जनन है वो 3 विधियों द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। एंड थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो 3 विधियों के द्वारा शैवालों में जनन होता है। पहली जो विधि है वो है हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। जैसा नाम से इंडिकेट है, कायिक भाग के द्वारा जनन। यह विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा होता है। ये यूबिक्विटरी है, मतलब हम ये देखें कि शैवालों में सामान्य रूप से पाया जाता है। अलग अलग विधियों के द्वारा कायिक जनन होता है शैवालों के अंदर। जो प्रथम मेथड है, ये विधि है, वो है हमारी फ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। खंडन हिंदी में कहते हैं, खंडों का निर्माण होना। फिलामेंटस एल्गी, पिछले टर्न में हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तंतुनुमा शैवालों की बात की थी। तो फ्रेगमेंटेशन जो तंतुवत शैवाल हैं उनमें सामान्य रूप से पाया जाता है। आप देखें कि एक तंतु है, ये यहाँ पर एक हमने तंतु बना रखा है और ये तंतु किसी भी कारणवश वाटर करंट्स, जल धाराओं के द्वारा, मैकेनिकल सीयरिंग के द्वारा या किसी भी जंतुओं के द्वारा अगर 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर टूट जाए, 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाए, तो जो भी सेगमेंट अलग हुए हैं, ये खंड बने हैं, प्रत्येक खंड से एक नए शैवाल का निर्माण होता है, यह विकास होता है। तो इस विधि को हम फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है फिशन या सेल डिवीजन। हम इसे कहते हैं विखंडन या कोशिका विभाजन। यूनिसेलर एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलर ब्लू ग्रीन एल्गी, एक कोशिकीय नील हरित शैवाल, डेस्मिड्स डायनोफाइसी के मेंबर्स हैं। इनके अंदर इस प्रकार की कायिक जनन पाया जाता है। यह माइटोसिस के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन में हम देखते हैं कि जो एक कोशिका होती है उससे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो यहाँ एक कोशिका दिखा रखी है हमने, इस कोशिका के अंदर देखें कि जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है। आपके देखें तो सबसे पहले सेल वॉल के अंदर, ये कोशिका भित्ति के अंदर एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है जो कंटिन्यूसली अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। और आप देखें कि इसके साथ साथ में जो केंद्रक होता है उसके द्वारा भी 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो 2 नई कोशिकाएं बनती है उसमें सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का निर्माण होने के बाद एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
तो इसे हम विखंडन या कोशिका विभाजन कहते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है हार्मोगोनिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल और ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, इन तंतुवत नील हरित शैवालों के अंदर जो इसका तंतु है उसके अंदर आप ये देखें कि ये एक डायग्राम जो आपको दिखा रखा है हमने, ये डायग्राम है आपके ऑसिलेटोरिया का। इस ऑसिलेटोरिया के अंदर यहाँ पर आप देखें और यहाँ देखें, ये बाइकॉन्वेक्स उभयोतल, जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं और उसके अंदर देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर बाइकॉन्वेक्स संरचना पाई जाती है। तो ये बाइकॉन्वेक्स जो संरचना होती है, उभयोतल संरचना होती है, जिसको हम नेक्रिडियम कहते हैं या सेपरेशन डिस्क कहते हैं, जिलेटिनस डिस्क कहते हैं या अंतर्वेशी कोशिका कहते हैं। तो ये जो जिलेटिनस डिस्क हैं या सेपरेटिंग डिस्क हैं, ये जब मृत हो जाती है, नेक्रिडियम भी कहते हैं हम इसको, तो इसके द्वारा एक तंतु के कई खंड बन जाते हैं, कई टुकड़े बन जाते हैं, जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है और इन खंडों को हम हार्मोगोनिया कहते हैं। और ये प्रत्येक हार्मोगोनिया शैवालों के नए तंतु के अंदर परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो हार्मोगोनिया कहलाता है। जो फोर्थ टाइप है वो बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा। ये आप प्रोटोसाइफन के अंदर देख सकते हैं। आप ये देखें कि प्रोलिफरेशन, प्रचुरोद्भवन के द्वारा एक शैवाल से बड का निर्माण या हम कहें कि कलिका का निर्माण होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको एनलार्ज करके कि यहाँ पर ये जो एल्गी हैं प्रोटोसाइफन, उसके अंदर ये वेसाइकल है और इसे प्रोलिफरेशन के द्वारा एक बड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और धीरे धीरे ये बड का आकार बढ़ता जाता है और ये जो मैटरनल प्लांट हैं या मातृपादप हैं उससे अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बडिंग के द्वारा आप देख सकते हैं कायिक जनन होता है। जो पांचवा मेथड है वो है आपके बाय ट्यूबर्स, कंदों के द्वारा। कारा की बात करें, जो एक्विसिटोइड टाइप ऑफ थैलस का प्रकार है, कारा के अंदर जो राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास, उसके अंदर स्टार्ची ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर आप देखें कि जो स्टार्ची ट्यूबर्स बन रहे हैं और इससे ऊपर एरियल ब्रांचेज या हम कहें वायवीय शाखाएं निकल की हैं। तो ये जो ट्यूबर्स हैं इसमें स्टार्च इकट्ठा रहता है और ये ट्यूबर जब मातृपादप से अलग हो जाते हैं तो एक नए शैवाल के अंदर परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से हम बाय ट्यूबर्स के द्वारा या कंदों के द्वारा कायिक प्रजनन या कायिक जनन की बात करते हैं। कायिक जनन के अंदर सबसे जो अंतिम विधि है वो है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। जो बड़े आकार की एल्गी हैं, जिन शैवालों के अंदर बड़े आकार के थैलस पाए जाते हैं, लार्ज थैलस पाए जाते हैं, उनके अंदर आप ये देखें कि कुछ ब्रांचेज का निर्माण होता है। इन ब्रांचेज को हम एडवेंटिशियस ब्रांचेज कहते हैं। ये मेन थैलस के ऊपर निकली हुई होती हैं और जब ये मेन थैलस से या मुख्य सुकाय या मुख्य थैलस से अपस्थानिक शाखाएं अलग हो जाती हैं तो ये एक नए शैवाल के अंदर परिवर्तित होती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं डिक्टियोटा और फ्यूकस, ये दोनों आपके फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के मेंबर हैं, बुरे शैवाल हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कायिक जनन है जो कायिक भागों के द्वारा होता है। तो ये काफ़ी सामान्य प्रकार है शैवालों के अंदर जनन के अंदर। जो दूसरा प्रकार है वो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अलैंगिक जनन। फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन के द्वारा शैवालों में जनन होता है। अब बात आती है फेवरेबल कंडीशंस। अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी होती है? शैवालों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जब वाटर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो अलैंगिक जनन है बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स, चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसकी संरचना और कार्य के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहले बात करें हम जूस्पोर, चल बीजाणु। ये जूस्पोर जो हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, कसाबिकी होते हैं, जिसमें कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्ड होते हैं, नग्न होते हैं, मतलब इसके ऊपर सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। क्रोमेटोफोर्स, इसमें क्रोमेटोफोर्स या वर्णक पाए जाते हैं। इसमें आई स्पॉट पाया जाता है, आपके द्रक बिंदु पाया जाता है। जो आपको डायग्राम दे रखा है इधर पास में, देखें कि जो पेरेंटल वॉल है, पी वॉल लिखा है हमने जिसको, और ये मातृपादप की वॉल है, इसके अंदर से जूस्पोर जब बन के और जूस्पोर लिबरेट होते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो ये जो पेरेंटल वॉल है हम जिसको जूस्पोरेंजियम भी कह रहे हैं, चल बीजाणुधानी भी कह रहे हैं, जिसमें चल बीजाणु का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जूस्पोर जो बनते हैं वो एक्टोकार्पस में बनते हैं, बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं जूस्पोर। इसके अंदर द्विकसाबिकी चल बीजाणु होते हैं। येलोथ्रिक्स के अंदर हम बात करें तो इसमें टेट्राफ्लैजिलेट भी देखे गए हैं। चतुर्कसाबिकी चल बीजाणु देखे गए हैं। और ईडोगोनियम और वाउचेरिया के अंदर भी जूस्पोर देखे गए हैं। आपके वाउचेरिया के अंदर हम जब देखते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि एक बड़ा सा जूस्पोर, या हम जिसको सिन जूस्पोर या कंपाउंड जूस्पोर कहते हैं, उसका निर्माण होता है वाउचेरिया के अंदर। जो दूसरा मेथड है तो अलैंगिक जनन का, वो है एप्लानोस्पोर्स, अचल बीजाणु। तो जिस कोशिका के अंदर अचल बीजाणु का निर्माण होगा उसको हम अचल बीजाणुधानी एप्लानोस्पोरेंजियम कहेंगे। तो इसमें जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं, अचल हैं, थिन वॉल पाई जाती है, पतली भित्ति पाई जाती है, लैक ऑफ वाटर, और जब पानी की कमी होती है तो इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जो स्पोर पानी के बहुतायत होने पे होता है, और एप्लानोस्पोर जब पानी की कमी हो जाती है तो उनका निर्माण होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एप्लानोस्पोर लिखे हैं हमने और जर्मिनेटिंग एप्लानोस्पोर स्पोर्स लिखे हैं। तो जिस कोशिका के अंदर बन रहे हैं एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु, उसको अचल बीजाणुधानी कहते हैं हम। जो तीसरा मेथड है वो है आपके ऑटोस्पोर, जनकाप बीजाणु। जनक आप पेरेंटल या मातृ कोशिका के समान दिखाई देते हैं। ये आपके क्लोरेला और सिनेडेस्मस में बनते हैं। ऑटोस्पोर या जनकाप बीजाणु जनक से केवल साइज के आधार पे भिन्नता रखते हैं। इनकी जो आकार होता है वो मातृ जो पादप हैं उसकी तुलना में छोटा होता है। बाकी दोनों की अगर संरचना की बात करें तो दोनों में संरचना आइडेंटिकल होती है, एक समान दिखाई देती है। जो फोर्थ टाइप है वो है आपके हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणु। ये देखा गया है कि कई बार कोशिकाएं अपने चारों तरफ, ये देखें कि ये हिप्नोस्पोर और डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, और एग्जाम्पल में हम देखते हैं पेडियस्टम और स्पेरेला। तो जब एप्लानोस्पोर अचल बीजाणु की बात करें तो पानी की अधिक कमी हो जाती है, तो ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल, मोटी भित्ति को सीक्रेट कर देते हैं, स्रावित कर लेते हैं, और ये हिप्नोस्पोर का निर्माण करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हिप्नोस्पोर के चारों तरफ काफ़ी मोटी थिक वॉल दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर।
जब जर्मिनेशन या हम कहें कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तो ये सीधे डायरेक्ट जर्मिनेट हो सकते हैं या बाय जूस्पोर। पहले जूस्पोर चल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं और उसके बाद ये अंकुरित या जर्मिनेट होते हैं। इस प्रकार से हिप्नोस्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन देखा गया है। डायरेक्ट भी हो सकता है और बाय मेकिंग जूस्पोर बनाते हुए भी हो सकता है। जो पांचवा मेथड है वो है टेट्रास्पोर, चतुष्की बीजाणु। और टेट्रास्पोर टेट्राड के अंदर होते हैं, चतुष्क के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और ये देखा गया है बेट्राकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया के अंदर। ये दोनों रेड एल्गी हैं, रोडोफाइसी के मेंबर है, लाल शैवाल हैं। तो डिप्लॉइड प्लांट के अंदर जो द्विगुणित पादप होता है उसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर अचल बीजाणु का निर्माण होता है। और ये देखा गया है कि ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो इससे बनने वाले जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं बीजाणु, और इन हैप्लॉइड स्पोर जो टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं उनके जर्मिनेशन से हैप्लॉइड प्लांट का या अगुणित पादप का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर टेट्रास्पोर का निर्माण होता है। और डायग्राम में अगर हम देखें कि स्पोर कैसा होता है, तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर और उसके अंदर इस तरह से हमें 1, 2 और 3 सामने दिखाई देंगे और एक पीछे की तरफ स्पोर दिखाई देता है। तो इसे हम कहते हैं टेट्रास्पोर टेट्राड। जो छठा प्रकार है वो है एकाइनीट, निश्चेष्ट बीजाणु। अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो कोशिका होती हैं तंतु की, वो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती हैं और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का सीक्रेशन कर लेती हैं। इसको हम एकाइनीट या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। और जब ये परिस्थितियाँ सामान्य या अनुकूलित होती हैं तो ये जर्मिनेट होकर और नए शैवाली तंतु का विकास करती हैं। तो ये आप नॉस्टॉक के अंदर या क्लिडोफोरा के अंदर देख सकते हैं। अधिकांशतः जो फिलामेंटस एल्गी है उसके अंदर एकाइनीट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये नॉस्टॉक का डायग्राम है जिसके अंदर मोनिलिफॉर्म सेल्स हैं, मालाकार कोशिकाएं हैं और बीच के अंदर आपको एक एकाइनेट दिखाई दे रहा है। जो सातवां प्रकार है वो है आपके ऑक्जोस्पोर, प्रबलाभ बीजाणु। ये देखा गया है आपके डायटम्स के अंदर। बेसिलरी फाइसी के मेंबर हैं डायटम्स, और नेविकुला और साइक्लोटेला के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जब जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैस्केड टाइप होती है इस तरह से। तो इस कैस्केड के जब रिप्रोडक्शन में जाते हैं हम, तो डायटम्स के अंदर एक कोशिका हमेशा, ये जो नीचे वाली कोशिका है, क्योंकि जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो आप ये देखेंगे छोटी वाली कोशिका के अंदर और छोटी कोशिका बनेगी। तो धीरे धीरे ये कोशिका और छोटी होती जाएगी, नीचे वाली सेल्स। तो इसके लिए इसमें देखा गया है कि मिनिमम साइज जो है उस सेल को पुनः कॉमन साइज या सामान्य आकार में बनाए रखने के लिए ऑक्जोस्पोर्स का निर्माण होता है और उससे नए प्लांट्स का परिवर्धन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओल्ड फेस्ट्यूल्स हैं, इसमें जो कैस्केड हैं आपके देखें पुराना वाला, और इसके अंदर ऑक्जोस्पोर्स बनते हैं। और इन ऑक्जोस्पोर्स के कारण जो छोटी वाली साइज वाली जो कोशिका हैं वो अपने पुनः सामान्य आकार में परिवर्तित होती हैं। जो आठवां प्रकार है वो है पोमेला स्टेज और श्लेष्मावस्था। एट फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, जब जल बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है उस समय पानी की कमी हो जाए, लैक ऑफ वाटर, तो इसके अंदर जो फ्लैजिला है उसका विकास नहीं हो पाता है, नो डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला। इसके कारण ये देखा जाए कि जो सेल्स हैं वो एक श्लेष्म के अंदर एम्बेडेड दिखाई देती है, म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर नॉन मोटाइल सेल्स एम्बेडेड दिखाई देती हैं। और ये संरचना पोमेला जो एल्गी हैं उसके समान दिखाई देती हैं। हम लोगों ने
पोमेला जो स्ट्रक्चर है थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मल्टी सेलुलर थैलस के अंदर, कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर बात की थी। तो पोमेला के समान दिखाई देने के कारण इस स्टेज को हम पोमेला कहते हैं और कई सवालों के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर देखी गई है, और जैसे यूलोथेरिक्स में भी देखा गया है। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये डेवलप होके और नए सवालों का, ये हम कह सकते हैं कि नए सेवाली तंतु का विकास होता है। इनके अंदर ये देखा गया है कि जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाद में जूस्पोर या प्लानोस्पोर के अंदर परिवर्तित होता है और उनके अंकुरण से नए सेवाले तंतु का विकास होता है। बाय डॉटर कॉलोनी, पुत्री निवह की बात करें तो जो सिनोबियल एल्गी हैं, समंडल एल्गी, समंडल के अंदर आप ये देख सकते हैं जो वॉल्वॉक्स हैं, ये वाउचेरिया नहीं है, यहाँ पर वॉल्वॉक्स हैं। तो वॉल्वॉक्स हैं, पेंडोरिना हैं, यूडोरिना हैं, ल्यूडोरिना हैं। तो इनके अंदर ये देखा गया है कि जो मातृपादप होता है उसके अंदर कुछ कोशिकाएं गोनिडियम के थ्रू पुत्री निवह का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वॉल्वॉक्स के अंदर अगर बात करें तो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है या हम कहें समंडल है, उसके पश्च भाग में कुछ कोशिकाएं जिनको हम गोनिडियम कहते हैं वो सामान्य कोशिकाएं या सभी जो नॉर्मली जो कोशिकाएं पाई जाती है उससे 10 गुना आकार में बड़ी हो जाती हैं और पुत्री निवह का निर्माण करती हैं, डॉटर कॉलोनीज का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है वो अधिकांशतः फेवरेबल कंडीशन में होता है और विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा सेवालों में संपन्न होता है। सबसे थर्ड बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एब्सेंस इन साइनोफाइसी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल हैं, मिक्सोफाइसी हैं या हम कहें साइनोफाइसी हैं, तो उनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन के स्थान पर इनमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, परालैंगिकता पाई जाती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स बट कैरियोगेमी एंड मियोसिस नॉट रेगुलरली अल्टर्ड। इनमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है या अनुवांशिक पुनर्योजन तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक युग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नियमित रूप से एकांतरित नहीं होते हैं। इसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। एनासिस्टिस न्यूडुलेंस के अंदर देखा गया था एस.डी. कुमार साहब के द्वारा, हरदर्शन कुमार। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिन कोशिकाओं के अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम गैमेटेंजिया या युग्मक धानी कहते हैं। और दो प्रकार के थैलस हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, होमोथेलिक जिसमें नर एवं मादा युग्मक धानी एक ही थैलस पे हो, उसको हम होमोथेलिक या समजालिक कहते हैं। हेट्रोथेलिक या विषमजालिक जिसमें नर एवं मादा जो जननांग हैं या युग्मक धानी हैं वो अलग अलग सेवालीय तंतुओं पे या थैलस पे पाई जाती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड इन एल्गी। जो पहला प्रकार है वो है आपके आइसोगेमी, समयुग्मकी, नाम से स्पष्ट है, युग्मक समान है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, आकारिकी रूप से समान होते हैं गैमेट्स, तो हम उसको समयुग्मन या आइसोगेमस कहते हैं। आइसोगेमिट फ्लैजिलेटेड होते हैं, आप देखें कैसाबिकी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, इसके अंदर हम ये देखें कि जो गैमेट्स हैं वो समान आकार के हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ जो गैमेट्स दिखा रखे हैं समान आकारिकी के हैं और ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। और लास्ट में हम ये देखें कि एक जाइगोस्पोर का निर्माण किया है, तो इसमें एक युग्माणु का निर्माण हुआ है। उदाहरण यूलोथेरिक्स हैं, क्लेमाइडोमोनास हैं।
ये प्रिमिटिव टाइप का है और प्राचीन प्रकार का है। स्पायरोगायना एंड जिग्निमा के अंदर ये देखा गया है कि जो आइसोगेमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल या एफ्लैजिलेटेड होते हैं, अचल होते हैं। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जब हम आइसोगेमिट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं आकारिकी के रूप से, और कार्यकी रूप से भी सिमिलर होते हैं फिजियोलॉजिकली। लेकिन कभी कभार हम ये देखें कि फिजियोलॉजिकली डिफरेंस पाए जाएँ, जैसे उनकी मोटिलिटी में चेंजेस आ गया है, और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। जो मोर एक्टिव हैं उसको हमने प्लस स्ट्रेन नाम दिया, और जो कम एक्टिव हैं लेस एक्टिव उसको हमने माइनस स्ट्रेन दिया। तो इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहेंगे, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली रूप से एनाइसोगेमिट्स दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल आपका एक्टोकार्पस, सिलिकुलोसस। इसके अंदर आप ये देखें कि जो गैमिट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन एक मोर एक्टिव होता है प्लस होता है, और एक कम एक्टिव होता है माइनस होता है। तो इस प्रकार से हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी की बात कर सकते हैं एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस के अंदर। एनाइसोगेमी की बात करें, कंप्लीट एनाइसोगेमी, जिसमें और मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर हैं और फिजियोलॉजिकल भी डिसिमिलर हैं। तो मेल एंड फीमेल गेमेट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज मोटिलिटी और मूवमेंट। मेल जो होता है, नर होता है, वो स्मॉल या मोटाइल होता है, छोटा एवं चल होता है। फीमेल लार्ज होता है, बड़ा एंड लेस मोटाइल, कम मोटाइल होता है। तो जब दोनों डिफर होते हैं गेमिट्स तो इनको हम एनाइसोगेमिट या हम कहें कि असमयुग्म की, और इस प्रकार के जनन को हम असमयुग्मन कहते हैं, एनाइसोगेमन। डायग्राम में देख सकते हैं एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है, एक छोटा है एक बड़ा है। और जबकि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी के अंदर जो गेमेट्स होते हैं वो समान आकार के होते हैं, केवल इनकी मोटिलिटी के अंदर या फिजियोलॉजिकली डिफरेंस पाया जाता है। और एनाइसोगेमी की बात कर रहे हैं असमयुग्मन की, तो इसमें आपको मोटिलिटी भी चेंज मिलेगी और उसकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज मिलेगी। एक प्लस है, छोटा अधिक सक्रिय, एक बड़ा है माइनस है, कम सक्रिय है। फ्यूज्ड होते हैं और इसके द्वारा जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर, युग्मणों का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। थर्ड टाइप है ओगेमी, विषम युग्म की, एडवांस है, सबसे प्रागत प्रकार का है। इसमें जो मेल गेमेट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, छोटे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और मोर इन नंबर, संख्या में अधिक होते हैं। फीमेल गेमेट की अगर बात करें मादा युग्मकों की, तो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, नॉन मोटाइल अचल होते हैं, और लेस इन नंबर। समटाइम ओनली सिंगल ओवम या एग प्रेजेंट रहता है। तो ओगोनियम के अंदर ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट में जाके ऊस्पोर या जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है इसके अंदर। ये रोडोफाइसी के अंदर देखे जाएं, देख सकते हैं हम, रोडोफाइसी के अंदर हाईली एडवांस टाइप का ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, विषम युग्मकी प्रकार का जनन, जिसमें मेल गेमेट्स को हम स्पर्मेशियम कहते हैं और फीमेल गेमेट्स को हम कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पो बीजाणु और स्पर्मेशियम। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेवलों की बात करें जिसमें ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा है, कोलियोकीट है, सार्गासम है, इसके अंदर ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। और डायग्राम के अंदर आप ये देखें कि एंथ्रोजोइड है हमारा, पुमणु है जो छोटे आकार का है, अधिक एक्टिव है, ओवम है जो लार्ज हैं, लेस एक्टिव हैं, कम संख्या में हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, फ्यूजन के द्वारा जाइगोट या ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा भी दो और मेथड है जिसको हम लैंगिक जनन में शामिल कर सकते हैं। पहला है ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। डायटम्स के अंदर देखा गया है एक ही कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हैं उसी के अंदर आपका फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें क्योंकि बाहर की दूसरी कोई कोशिका इन्वॉल्व नहीं रहती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल जीन्स का इंसर्शन नहीं होता है। नो एक्सटर्नल जीन्स इंसर्टेड, या नए जीन्स हमें इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है होलोगेमी,
पूर्ण युग्मन, जिसमें हम क्लेमाइडोमोनास और ड्यूनेलियोला की बात कर सकते हैं। इसमें जो काय कोशिका होती हैं वो सिंगल, वो पूरी की पूरी जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन इसमें दो अलग कोशिकाएं जब एक दूसरे के पास युग्मित होती हैं तो इसमें संभावना रहती है कि इसमें एक्सटर्नल जीन्स का इंसर्शन होता है। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की सिनारियो में देखें तो ये इनसफिशिएंट टाइप का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इसके अंदर। धन्यवाद, थैंक यू। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सवालों में जनन किस प्रकार से होता है। तो तीनों विधियों के बारे में हमने डिटेल के अंदर बात की है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम एल्गी के सवालों के अंदर जो पाए जाने वाले जीवन चक्र हैं उसके बारे में बात करेंगे।